हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता या शॉर्टकट में कहें तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि इस चैप्टर के नाम में शब्द जुड़े हुए तत्वों का वर्गीकरण, तत्व इनसे आप परिचित हैं भाई, वही तत्व यानी परमाणु जिनसे मिलकर हम और आप और ये पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड निर्मित है। आप जानते हैं आज की डेट में लगभग 118 तरह के तत्व या कहें तो 118 तरह के परमाणु खोजे जा चुके हैं जिनसे मिलकर हम और आप और ये पूरी दुनिया निर्मित है। अब पूरी दुनिया को जानना है, इसमें होने वाली तमाम क्रियाओं को जानना है, तो इन तत्वों यानी इन परमाणुओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब 118 तरह के जो तत्व या परमाणु हैं, अब एक एक परमाणु के इतने ढेर सारे गुण होते हैं कि अगर इनको अलग अलग हम लोग अध्ययन करना चाहें तो बहुत अधिक समय लगेगा। ये कहें कि अगर हमारा जीवन छोटा पड़ जाए तो भी शायद इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम लोग कोई जानकारी क्यों पाना चाहते हैं? उद्देश्य होता है कि उस जानकारी से अपना जीवन और समाज के अन्य लोगों का जीवन सुखी और खुशहाल बना सकें। अब अगर पूरे जीवन तक हम जानकारी ही करते रहेंगे तो उसका फायदा कब उठाएंगे भाई? तो अगर ये सारी जानकारी जो पूरे जीवन में हमें शायद प्राप्त ना हो पाती, कुछ ही वर्षों में या कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में और या ये कहें कि कुछ ही घंटों में प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे ऐसा हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है। इसी व्यवस्था का नाम है वर्गीकरण। दरअसल किसी भी चीज का वर्गीकरण करने से जनरली दो फायदे होते हैं। एक तो समय की बचत होती है, मतलब कम समय में ढेर सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा फायदा अध्ययन में सुविधा होती है। आप देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में हजारों बच्चे रहते हैं, उनको कुछ ही टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। कैसे? असल में समान नॉलेज वाले, समान ज्ञान वाले बच्चों को एक साथ एक क्लास में समूह में बिठा दिया जाता है। इस तरह से हजारों बच्चों को कुछ ही क्लासों में बांट दिया जाता है, जिससे बड़े सरलता से कुछ ही टीचरों द्वारा बड़े कम समय में ढेर सारी जानकारी उनको एक साथ उपलब्ध कराई जा सकती है। तो स्कूल में भी तो वहां क्लास में बांटा गया, मतलब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण ही तो है। तो इसी तरह से तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए और सीमित समय में ढेर सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। तमाम वैज्ञानिकों ने समय समय पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उसी क्रम में बात आती है सन 1869 की, 1869 की। एक रशियन वैज्ञानिक हुए हैं मेंडलीव। उन्होंने विभिन्न तत्वों के गुणों का अध्ययन करके एक नियम दिया, जिसे उनके नाम के आधार पर मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। इसमें दरअसल में उन्होंने बताया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान देंगे यहां पर शब्दों पर कि तत्वों के गुण एक तरह से उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व रिपीट होते हैं। इसे आवर्तिता यानी पीरियोडिसिटी कहा जाता है। क्लियर? अब इसी क्रम में मेंडलीव जनाब ने तत्वों के वर्गीकरण की एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत की। मेंडलीव के समय लगभग 60 से भी कम तत्व यानी 58 तत्व के आसपास तत्व ज्ञात थे। उन्होंने उन तत्वों के गुणों को आसान बनाने के लिए
मतलब कम समय में सभी तत्वों के ढेर सारे गुणों को समझने और समझाने के लिए उनका वर्गीकरण किया। मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे उनके नाम के आधार पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी कह दिया जाता है। मेंडलीफ ने अपने समय ज्ञात लगभग 58 तत्वों को 7 क्षैतिज खानों में, ध्यान देंगे 7 क्षैतिज खाने थे, कुल 7 क्षैतिज खाने थे। क्षैतिज खाने यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉलम, ऐसे खानों को क्षैतिज खाने कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स कहा जाता है। 7 क्षैतिज खानों में बांटा, जिन्हें उन्होंने नाम दिया आवर्त, पीरियड। ये शब्द दिमाग में बिठा लेंगे ढंग से, क्योंकि पूरे चैप्टर में और कई अन्य चैप्टरों में भी ये शब्द बार बार आते रहेंगे। आवर्त का मतलब 7 जो क्षैतिज खाने थे उन्हें आवर्त नाम दिया गया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को 8 खड़े खानों में बांटा। कुल 8 खड़े खाने थे। खड़े खाने यानी वर्टिकल कॉलम्स, ऊर्ध्वाधर खाने भी कह दिया जाता है, उसमें तत्वों को बांटा। इन ऊर्ध्वाधर खानों को, खड़े खानों को, वर्टिकल कॉलम को उन्होंने नाम दिया वर्ग या समूह, या अंग्रेजी में बोल देते हैं इनको ग्रुप। इस तरह मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 8 खड़े खाने थे, जिन्हें ग्रुप या समूह नाम दिया गया। बाद में अक्रिय गैस तत्वों की जब खोज हुई तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में उन्हें स्थान देने में असुविधा हुई, अतः 8वें वर्ग के पश्चात 8 खड़े खानों के बाद एक और लास्ट में वर्ग जोड़ दिया गया अक्रिय गैस तत्वों के लिए, निष्क्रिय गैस तत्वों के लिए, नोबल गैस एलिमेंट्स के लिए। उसे नाम दिया गया शून्य वर्ग। तो इस तरह से मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग हो गए। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक रूप से उनके गुणों में बदलाव होता है। यही सबसे बड़ा लाभ है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का। इस तरह से तत्वों के गुणों को समझने में आसानी होती है। मेंडलीफ ने जब तत्वों को विभिन्न वर्गों में रखा तो उस समय इस बात का ध्यान रखा कि समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आने चाहिए। ऐसा करते समय उन्हें आवर्त सारणी में कहीं कहीं रिक्त स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ तत्वों के गुण उस वर्ग से मिल नहीं रहे थे। कई जगह कुछ तत्वों के परमाणु भार में संशोधन भी करना पड़ा। इस तरह से कह सकते हैं कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसका एक फायदा तो ये कि तत्वों का अध्ययन सरल सुविधाजनक हो गया। दूसरा, तत्वों के परमाणु भार में संशोधन करने में सहायता प्राप्त होती है। तीसरा, जगह जगह उन्होंने खाली जो स्थान छोड़ दिए थे, इससे संकेत मिल रहा था कि कोई नया तत्व खोजा जाना है, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है। और बाद में जब वो तत्व खोजे गए तो पाया गया कि उनके गुण वही थे जैसा कि मेंडलीफ साहब ने इसके पहले ही पूर्व में उनका गुणों का उल्लेख कर दिया था, उनके गुणों का अनुमान लगाकर उनके गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी। इस तरह नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित भी करती है आवर्त सारणी। ये सब आवर्त सारणी के लाभ हैं। लेकिन इसके साथ ही मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ विसंगतियां, कमियां भी पाई गईं। तो इसी क्रम में अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात आती है सन 1913 की। मोज़ले नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, मोज़ले। इन्होंने विभिन्न तत्वों के गुणों का अध्ययन करके पता लगाया, एक प्रयोग द्वारा बताया कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वह उनका मूल लक्षण है, न कि परमाणु भार। मतलब तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास पर नहीं, जैसा कि मेंडलीफ ने बताया था। और आज की डेट में हम जानते हैं कि निश्चित रूप से तत्वों का जो गुण है वास्तव में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। इसका मतलब
बिल्कुल सही है कि तत्वों का जो गुण है वो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। इसी आधार पर मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने एक आधुनिक आवर्त नियम दिया 1913 में। क्या? कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु भार के स्थान पर यहां पर मोज़ले ने दिया नाम क्या? परमाणु क्रमांक। इस प्रकार आधुनिक आवर्त नियम आप याद रखेंगे क्या? कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन, इसका मतलब असल में यह है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसे आवर्तिता कहा जाता है तथा इस व्यवस्था पर आधारित सारणी को आवर्त सारणी कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित जो सारणी है उसे दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोर की आवर्त सारणी कहा जाता है। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में आइए हम लोग जानने की कोशिश करें, क्योंकि यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को जानने के बाद हमें लगभग 118 तरह के जो तत्व खोजे गए हैं उन सभी तत्वों के लगभग सभी गुणों का बहुत कम समय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अब हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। मतलब इसमें तत्व उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी आप देखिए 5 मिनट में बनाना सीख जाएंगे। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज खाने हैं। ये एक खाना हो गया। इस तरह से ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 क्षैतिज खाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इन 7 क्षैतिज खानों को आवर्त या पीरियड कहा जाता है। इनको आवर्त कहा जाता है या पीरियड। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 18 खड़े खाने हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है। 18 खड़े खाने, ध्यान देंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। इस तरह से 18 खड़े खाने हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है। ये आवर्त हो गए 7 और वर्ग हो गए वर्ग या समूह, या इंग्लिश में इन्हें कह दिया जाता है ग्रुप। ये कुल हैं 18। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त हैं। ये 7 जो क्षैतिज खाने हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, इन्हें आवर्त, और 18 जो खड़े खाने हैं उन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है। यहाँ पर वर्गों को नामकरण करने का जो पुरानी व्यवस्था है उसमें रोमन गिनती में इनको लेबलिंग किया जाता था, लेकिन आज आईपीएससी जो सिस्टम है उसने वर्गों को नामकरण करने का 1 से 18 तक नाम दे दिया है। जबकि पुरानी व्यवस्था में रोमन गिनती क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये एट्थ 3 बार है। एट्थ 3 बार, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और उसके बाद में 0। अब 1 से 7, फिर 8 3 बार, फिर 1 से 7, उसके बाद 0। ये क्रम थोड़ा ध्यान रखेंगे, पुरानी व्यवस्था में यही मिलेगा। अब 1 से 7, उसके बाद 8 3 बार, तो 8 के पहले जो 1 से 7 तक हैं उनको सभी को ए यानी फर्स्ट ए,
सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवेंथ ए कह दिया जाता है। 8वें के बाद जो सभी हैं उनको बी यानी फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी कह दिया जाता है। 8th को ना ए ना बी और 0 को भी ना ए ना बी। अब इस व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट हो रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईपीएससी ने सीधे 1 से 18 तक वर्गों का नाम रख दिया गया है। क्या आईपीएससी सिस्टम जो है उसके अनुसार क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18th ग्रुप कहें या 0 ग्रुप कहें, एक मतलब। क्लियर? तो ये सुविधाजनक ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसी को ध्यान रखेंगे। अब इन 7 आवर्तों में और 18 वर्गों में तत्वों को रखा गया उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। और हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक तत्व की पहचान होता है। किसी भी तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसका परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 2 है, इसी तरह से लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, या 3 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम लिथियम है। परमाणु क्रमांक 1 वाले तत्व का नाम हाइड्रोजन है। क्लियर? तो परमाणु क्रमांक मालूम, यानी कि आपको तत्व मालूम है। चलिए अब हम परमाणु क्रमांक लिखते हैं। इसमें ध्यान देंगे, यहां पर परमाणु क्रमांक 1 मतलब हाइड्रोजन, पहले खाने में पहले वर्ग में ये हाइड्रोजन यहां पर है। उसके बाद 2 गिनती यहां लिख देंगे लास्ट में, 2 मतलब हीलियम। हाइड्रोजन यहां है, हीलियम यहां है, 1 2। उसके बाद 3 यहां लिखेंगे, 3 4। अब इनमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो हम चलिए गोला कर देना इसको, सर्किल। 2 ये तत्व हाइड्रोजन है, ये हीलियम हो गया, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम। 4 के बाद अब सेकंड के बाद, सेकंड ए के बाद सीधे थर्ड में चलिए। इधर थर्ड का मतलब ये आ गया थर्ड, देखिए इसी सीध में, इस सीध में यहाँ आइए थर्ड। यहाँ 4 के बाद हो गया 5 6 7 8 9 और 10। 10 का मतलब नियॉन। उसके बाद आइए यहाँ पर 11 मतलब सोडियम। उसके बाद 12 मतलब मैग्नीशियम। 12 के बाद फिर आइए उसके थर्ड में ही, सेकंड के बाद सीधे थर्ड, 13 मतलब एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन। बस यहाँ तक ध्यान देंगे। उसके बाद अब अपने आप लिखते चले जाएंगे आप, 1 फिर 2 फिर उसके बाद 3 4 देन 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18। अब सीधे लिखते चले जाएंगे आप। क्या 18 के बाद 19 पोटेशियम, 20 21 स्कैंडियम, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 मतलब जिंक, 31 32 33 34 35 36 मतलब क्रिप्टॉन। उसके बाद 37 आ जाइए, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 और 50 यानी 3। इस तरह से 51 52 53 54 ये हो गया जीनॉन। उसके बाद में 54 के बाद आइए 55, इधर 56, उसके बाद 57 57। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 57 के बाद 57 जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है लेंथेनम La। तो इसके बाद यानी परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक, 58 से 71 तक ये कुल 14 तत्व आएंगे, 14 एलिमेंट हैं ये। इन्हें क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है लेंथेनाइड तत्व या लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड श्रेणी। क्लियर? इनको आवर्त सारणी के बाहर रख दिया गया क्योंकि आवर्त सारणी के भीतर रखने पर पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जा रही थी, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर स्थान दे दिया गया है। इन्हें लेंथेनाइड तत्व या 4F श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। क्लियर? अब 71 तक बाहर हो गए। उसके बाद अब आ जाइए 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और ये 86। उसके बाद 87, 88, उसके बाद 89, फिर 89 के बाद रुकिए एक्टीनियम AC, इसके बाद यानी 90 से 103 तक के ये भी कुल 14 तत्व हैं। इन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। क्लियर? तो ये 14 तत्व बाहर, या इनको 5F श्रेणी के तत्व भी कह दिया जाता है। अब ये उसके बाद 103 के बाद आता है क्या? 104 वाला तत्व यहाँ है। 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118 परमाणु क्रमांक वाला तत्व। इस तरह से ये पूरी दीर्घाकार आवर्त सारणी आपके सामने बनकर तैयार हो गई। अब इस आवर्त सारणी को और सरल सुविधाजनक बनाने के लिए 4 ब्लॉकों में तत्वों को बांट दिया गया है। ये जो पहला और दूसरा वर्ग है इसको कह दिया जाता है असल में S ब्लॉक। इसको कह दिया जाता है S ब्लॉक। ये है S ब्लॉक। क्लियर? अब उसके बाद में ये 3rd से लेकर के और 0 वर्ग तक, या 13वें से लेकर 18वें वर्ग तक, ये कुल 6 खड़े खाने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये कहलाता है P ब्लॉक। P ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। दरअसल में इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे, उनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो P ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। इनमें से किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे, उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो S ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, जैसे 1s1। क्लियर? इसी तरह से इसमें 1s2 और 2s1, चौथे वाले 4 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का हो जाएगा 1s2 और 2s2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इनमें सभी में s1 रहेगा, इनमें सभी में s2 रहेगा। और ये जो आवर्त संख्या होती है वह उस तत्व की अंतिम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है। जैसे सपोज करिए अभी हम सोडियम परमाणु क्रमांक की 11 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ध्यान देंगे, इसका सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया और कहाँ गया? तीसरे शेल के s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तीसरा शेल, तो तीसरा देखिए, ये तीसरा शेल का s1 है ना। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी आवर्त सारणी में स्थिति बता सकते हैं। ये आवर्त सारणी में स्थिति अगर मालूम है तो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता सकते हैं। तो दरअसल ये जो कहा जाता है कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, आवर्तिता होती है। तो दरअसल में आवर्तिता का कारण क्या है? बार बार समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति का कारण क्या है? तो दरअसल परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जब रखा जाता है तो एक निश्चित अंतर के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व रिपीट होते हैं। इस प्रकार समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति के कारण ही उनके गुण भी रिपीट होते हैं। यही वजह है आवर्तिता का। क्लियर? तो बहरहाल तो ये S ब्लॉक, ये P ब्लॉक, बीच में ये जो 10 खड़े खाने हैं, मतलब 3rd से लेकर के R12 तक, ये जो 10 खड़े खाने हैं, तीसरे से लेकर, ध्यान देंगे यहाँ से तीसरे से लेकर के और ये यहाँ तक कुल 10 खड़े खाने हैं। देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खड़े खाने। इनको कह दिया जाता है D ब्लॉक या संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये S ब्लॉक और P ब्लॉक तत्वों के बीच में रखे गए, इसलिए इनको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह दिया जाता है। अब उसके बाद चौथा ब्लॉक है, इसको बोल दिया जाता है F ब्लॉक, जो आवर्त सारणी के बाहर 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं 14 तत्वों की। एक को लेंथेनाइड श्रेणी, दूसरे को एक्टिनाइड श्रेणी कह दिया जाता है। तो ये F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो 118 तरह के तत्व हैं उनके गुणों के बारे में अगर जानना है तो 7 क्षैतिज खानों को
या 18 खड़े खानों को, इनके गुणों को जान जाइए, समझिए समस्त तत्वों के सारे गुण को आप जान गए। अब 18 और 7 25 खानों के बारे में ध्यान करना पड़ रहा है। अब भी संख्या थोड़ी ज़्यादा है और आसान करना है। केवल 4 ब्लॉक के तत्वों के गुण जान जाइए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन तत्वों के गुणों को जान जाइए, आप समस्त तत्वों के लगभग सारे गुण जान जाएंगे। ये है वर्गीकरण का असली फायदा। दरअसल में इसमें देखा गया है कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर, आवर्त में जब हम बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, अर्थात तत्वों के गुणों में आवर्तिता होती है। अब कौन कौन से तत्वों के गुणों में क्या क्या आवर्तिता होती है, इसके लिए हम लोग अगले अपने वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब मैं समझता हूँ ये दीर्घाकार और सारणी आपको बखूबी क्लियर हो गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की अच्छी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे।